तो चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है वीवीटी थ्योरी, उसके बाद में वीवीटी थ्योरी का कल मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया था कि क्या है वीवीटी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो कैसे उससे हम हाइब्रिडाइजेशन और कैसे लिगेंड उससे अटैच होते हैं, कौन रिपल करता है और कौन रिपल नहीं करता है ना। कौन से इलेक्ट्रॉन रिपल करेंगे लिगेंड के और कौन से नहीं करेंगे, कौन सी पेयरिंग होगी कौन सी नहीं होगी, वो सब मैंने आपको बताया। आज अपन स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखिए ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मदद करने वाली है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको देने वाले जो दो साइंटिस्ट हैं, एच बाथेर एंड द वेन लैग अर्गल। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस थ्योरी को बनाया है और ये हमें बताएंगे कि कैसे हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन कैसे स्प्लिट होंगे, है ना, और कैसे इसकी एनर्जी चेंज होगी, वो सब इन्होंने बताया है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक और हम इसको टॉपिक को स्टार्ट करके और करते हैं अपना पॉइंट जो भी मतलब डिस्कशन करना आज का। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। द लिगेंड सराउंडिंग द मेटल आयन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। रिमेंबर इट, जो लिगेंड्स होंगे सराउंडिंग सेंट्रल मेटल एटम के, वो क्या करेंगे, सेंट्रल मेटल आयन के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फ्लुएंस द एनर्जी ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन पर्टिकुलरली ऑर्बिट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा ना, वो क्या करेगा, सेंट्रल मेटल एटम की जो मतलब एनर्जी होगी उसकी ऑर्बिटल्स की, उसको इन्फ्लुएंस करेगा, चेंज करेगा कि कम करनी है या ज्यादा करनी है। तो वो क्या करेगा, कौन करेगा, जो लिगेंड से उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है उससे सेंट्रल मेटल एटम के जो ऑर्बिट्स है उनको चेंज करेगा, उनमें वेरिएशंस आएगा। ठीक है, ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल कैटायन एंड द लिगेंड इज रिगार्डेड एज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब क्या है कि जो मेटल एटम है और जो लिगेंड्स हैं उनके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा, यानी इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होगा। ठीक है ना, ओके, फिर से पढ़ते हैं एक बार वापस इसको। द इंटरेक्शन बिटवीन द मेटल कैटायन एंड द लिगेंड इज रिगार्डेड एज प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द मेटल लिगेंड बॉन्ड एज ए कंसिडर्ड टू बी 100% आयनिक। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक तभी हम कह सकते हैं जब बॉन्ड क्या हो 100% मतलब आयनिक हो, लेकिन इसने ये कह दिया कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है तो इसको 100% आयनिक कंसिडर किया गया है, तब जाकर के हम उसे क्या कह सकते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ है। ओके, फिर थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन क्या है, ऑल टाइप्स ऑफ लिगेंड आर रिगार्डेड एज पॉइंट चार्ज। लिगेंड है उन पे पॉइंट चार्ज होगा, यानी कि कुछ तो नेगेटिव न्यूट्रल होते हैं और कुछ नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, एक्सेप्शन है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब है कि जो इसके अंदर जो भी लिगेंड्स होंगे उनके अंदर पॉइंट चार्ज होगा। ठीक है, एग्जाम्पल आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, देखिए फोर्थ पॉइंट में देखते हैं, द आयनिक लिगेंड लाइक क्लोरीन साइनाइड एंड एक्सेट्रा आर रिगार्डेड एज नेगेटिव पॉइंट चार्जेस। मतलब बोल रहा है कि ये जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किए हुए हैं। ठीक है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किए हुए हैं और पॉइंट चार्ज एंड द मेटल लिगेंड्स लाइक H2O and NH3 are regarded as
एज द डाइपोल और जस्ट डाइपोल्स। मतलब जो न्यूट्रल लिगेंड होगा जिसपे कोई चार्ज नहीं होगा वो क्या करेगा, डाइपोल प्रोड्यूस करेगा। जैसा कि मैंने 11th क्लास में बताया था कि डाइपोल क्या होता है कि जो नेगेटिव या पॉजिटिव से क्या हो इंटरेक्ट हो जाए और बिहेव करने लग जाए एज ए डाइपोल। मतलब उसके अंदर एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल प्रोड्यूस हो जाए दूसरे आसपास के माहौल से, तो उसे हम डाइपोल कहेंगे। ठीक है। द CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी रिगार्ड्स द न्यूट्रल लिगेंड्स एज ए डाइपोलर। यही कह रहा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो न्यूट्रल लिगेंड को डाइपोलर के रूप में एक्सेप्ट करती है। ठीक है, लेती है। इफ द लिगेंड्स इज न्यूट्रल, द नेगेटिव एंड्स ऑफ दिस लिगेंड डाइपोल इज ओरिएंटेड। मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई लिगेंड्स है वो न्यूट्रल है तो उसका जो डाइपोल बन गया वो, अब उसका जो नेगेटिव पार्ट है वो क्या करेगा, ओरिएंटेशन बनाएगा इसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ। तो ये हमारे पास अभी तक हमने 4 पोस्टुलेट्स कह सकते हैं जो CFT के हैं वो पढ़े हैं, आगे वाले हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। अभी तक हमने इसके 2, 3, 4 पोस्टुलेट्स पढ़ लिए हैं। 5वां छठा ये पोस्टुलेट आपके सामने लिखा है, तो इसको समझते हैं कि है क्या ये 5वां छठा, और एक 7वां 8वां 2 और बचे। फिर हमारे पास क्रिस्टल फील्ड थ्योरी तो पोस्टुलेट्स तो कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम इसका पढ़ेंगे एग्जांपल्स, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर और ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। चलिए, in the case of free metal ion, all the 5d generated orbital the same energy, such orbitals having the same energies are called degenerated orbitals। देखिए फिर मतलब ये क्या कहता है कि अगर हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम के पास फ्री हो आयन वो, ठीक है, तो उसके 5 डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स होंगे, उनकी सबकी सेम एनर्जी लेवल होगा। सच ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जीज आर कॉल्ड डीजेनरेटेड। मतलब क्या है, जब सेंट्रल मेटल आयन फ्री है, अकेला है, फ्री है, तब उसके पास 5 डी ऑर्बिटल लिगेंड्स होते हैं, या 5 जो डी ऑर्बिटल है उसके अंदर जो एनर्जी होगी पांचों के बीच में 5 होते हैं ऑर्बिटल्स, वो मैं आपको बताऊंगा आगे चलेंगे। तो उनकी बोलता है कि एनर्जी लेवल है वो सबकी सेम होगी, और जिन ऑर्बिटल्स की एनर्जी लेवल सेम होता है उसको हम डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऑन द अप्रोच ऑफ द लिगेंड्स, on the approach of the ligands in a complex ion, the complex ion, the electron in the d orbital of the central metal ion are repelled by the lone pairs of the ligands। आप बड़ी अच्छी बात इसने कही है कि अगर हम ये कहते हैं कि अप्रोच करेंगे लिगेंड्स किसके साथ, सेंट्रल मेटल एटम के साथ, तो सेंट्रल मेटल एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको रिपेल करेंगे कौन, लिगेंड के लोन पेयर, है ना। देखो कल मैंने एग्जांपल बताया था आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड का। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हमारे पास CN और NH3 था, तो उसमें हमने देखा था कि जो CN और NH3 था वो क्या कर रहे थे, डी ऑर्बिटल के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों को पेयर कर देते थे, क्योंकि उनको रिपेल कर रहे थे, और रिपेल करके और उसको मतलब ज्वाइन कर रहे थे, पेयर बना दे रहे थे। ठीक है, और वीक फील्ड लिगेंड है वो उसको रिपेल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल उससे कम होती है। ठीक है, इसलिए
जो डेल्टा की वैल्यू है वो पेयरिंग एनर्जी से कम होती है तब तो पेयरिंग नहीं हो पाती है, और ज्यादा होती है तो पेयरिंग हो जाती है, सॉरी जो कम होती है जब तो पेयरिंग नहीं हो पाती है, और जो ज्यादा होती है तो हो जाती है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। जैसा कि इसने बोला कि लोन पेयर ऑफ लिगेंड्स उसको रिपल कर देते हैं। दिस रिपल्शन विल राइज द एनर्जी लेवल ऑफ द डी ऑर्बिटल्स। मतलब वो जैसे उसको रिपल करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसके रिपल्सन से दो जो 5d ऑर्बिटल्स है हमारे पास, डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं, उनकी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी। सो 5d generated d orbitals will split into two sets। जैसे उनको एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलते ही क्या होगा कि वो उनका एनर्जी लेवल राइज अप हो जाएगा और वो दो सेट में स्प्लिट हो जाएंगे, दो सेट में बट जाएंगे। हैविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी, this splitting of the 5d generated d orbitals of the central metal ion under the influence of approaching ligands। और ये बोल रहा है कि यही जो बढ़ी हुई एनर्जी है 5d ऑर्बिटल्स की, वो किसकी वजह से, लिगेंड्स की वजह से, और यही अप्रोच करेगी लिगेंड्स को ज्वाइन होने के लिए। बढ़ी हुई जो एनर्जी है उनकी स्प्लिट हो गई है एनर्जी, वो स्प्लिट हो गए इन दो टुकड़ों में into two sets of the orbitals। different energy is called the crystal field splitting। अब क्या कहा उसने कि भाई जो हमारे पास जो एनर्जी थी, जो एनर्जी बढ़ी हुई है लिगेंड की वजह से बढ़ी है, रिपल्शन की वजह से बढ़ी है, उसको क्या कहा है उसने कि भाई ये जो एनर्जी है ना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स की, इसको ही इसने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कहा है। ठीक है, देयर आर टू सेट्स ऑफ नेम्ड एज, देखिए जो एनर्जी उनकी बढ़ेगी उनके बेसिस पे उनके दो नाम कर दिए गए हैं। पहला है डी ऑर्बिटल फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड। जिस डायरेक्शन में लिगेंड है उसकी एनर्जी उसी वे में होगी। डी ऑर्बिटल फेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लिगेंड वो कहलाएगा इजी। मतलब मैं आपको ग्राफ बना के बताऊंगा कि कौन से इजी होंगे और कौन से T2Z होंगे। तो देखिए डी ऑर्बिटल्स अवे फ्रॉम द पाथ ऑफ द लिगेंड्स इज T2Z। कह सकते हैं कि अगर लिगेंड की फेसिंग ऑफ द लिगेंड के डायरेक्शन में होगा तब तो हम उससे कहेंगे इजी, और अगर अवे द पाथ ऑफ लिगेंड्स होगा तो हम उसे कहेंगे T2Z। देखिए एक बार मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं आपको, दोनों कंडीशंस है। इसने ये बोला है कि इन द केस ऑफ सेंट्रल मतलब इन द केस ऑफ फ्री मेटल आयन ऑल दैट, उसके जितने भी डी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, सेम एनर्जी लेवल के होंगे, और सेम एनर्जी लेवल के जो भी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको हम डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, फिर बोलता है कि अगर लिगेंड सेकंड वाला, अगर किसी कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स हैं और डी जनरेटेड ऑर्बिट सेंट्रल मेटल आयन है, वो लिगेंड है वो उसके सेंट्रल मेटल आयन के जो इम्पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको रिपेल कर देता है। ठीक है, और जो लोन पेयर वो सब होता है लोन पेयर की वजह से। ये रिपल्सन क्या करता है कि एनर्जी लेवल बढ़ा देता है किसका, जो डिजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होता है उनके लेवल में। फिर वो क्या करता है कि उनको दो सेट्स में डिवाइड कर देता है उन 5d ऑर्बिटल्स को। ठीक है, इन दो सेट्स को हम अलग अलग एनर्जी लेवल से इनका अलग अलग नाम देते हैं। जो डायरेक्शन फेस करते हैं लिगेंड की उसको बोलते हैं इजी, और जो अवे चले जाते हैं उसको बोलते हैं T2Z। ओके, तो चलिए अब ये दो लास्ट इसके क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के दो लास्ट पोस्टुलेट्स बचे हैं, इनको डिस्कस करते हैं, बाकी का पोर्शन अपन कल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द एनर्जी डिफरेंसेस ऑफ द एनर्जी गैप
these two sets are denoted by the delta। मतलब हमने पीछे पढ़ा था कि अगर जो डायरेक्शन फेसिंग करेगा लिगेंड की वो तो कहलाएगा इजी, और आगे चला जाएगा वो कहलाएगा T2G। अब इन दोनों के बाद में EG और T2G के बीच में जो डिफरेंस आएगा एनर्जी का, उसको हम डेल्टा से डिनोट करेंगे या 10dq से डिनोट करेंगे। ठीक है। दिस एनर्जी डिफरेंसेस अराइज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक्सर्टेड बाय द लिगेंड। मतलब क्या बोलता है कि ये डिफरेंस क्यों हुआ? जब लिगेंड्स हैं वो सेंट्रल मेटल एटम को अपने लोन पेयर डोनेट कर रहे होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जिसपे ज्यादा एक्सर्ट करेगा, मतलब दोनों पे एक्सर्ट करेगा, तो वो क्या करेंगे, अपनी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे, उस वजह से ऐसा होता है। ठीक है। ऑन द लिगेंड ऑन टू T2G और EG सेट्स ऑफ द लिगेंड्स, मतलब जब वो एक्सर्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो क्या करेंगे, वो अपने दो सेट्स में बन जाएंगे, T2G एंड EG सेट्स में बन जाएंगे, है ना। दिस एनर्जी इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। मतलब ये जो एनर्जी है, एक EG सेट बन गया, एक T2G सेट बन गया, दोनों सेट बनने का जो हमारे पास वे है, और वो वे किसकी वजह से है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी की वजह से। अब आगे एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द दिस थ्योरी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का ये लास्ट पॉइंट कह सकते हैं, द स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्सेस डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल। मतलब क्या कह रहा है कि जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे सेंट्रल मेटल एटम और उसके लिगेंड की वजह से जो कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड करेगी CFSE यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी, स्प्लिटिंग एनर्जी सॉरी, है ना। क्योंकि वो स्टेबल करेगा या नहीं करेगा, वो उसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी पे डिपेंड करेगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ CFSE डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स। ये जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो डिपेंड करेगी किस पे, कि हमारे पास लिगेंड का नेचर कैसा है और लिगेंड के नंबर कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, एंड ऑल्सो अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। और ये भी इस पे भी डिपेंड करेगी कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री कैसे है। ठीक है। तो ये हमारे पास हैं इसके दो लास्ट पॉइंट। एक बार आपको मैं फिर से रिकॉल कर देता हूं। द एनर्जी डिफरेंस ऑफ द एनर्जी गैप, these two sets is denoted by delta or 10dq. These energy differences arise because of the difference in the electrostatic field exerted by the ligand on T2Z or EG sets of the ligand. This energy is called the crystal field splitting energy. ये बोल रहा है कि भाई हमारे पास जो एनर्जी डिफरेंस है या एनर्जी गैप है वो उन सेट को डिनोट करेगा डेल्टा से और 10dq से। और ये जो एनर्जी सेट है ना वो कहां से अराइज हुआ, जो उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ना, जब सेंट्रल मेटल आयन को लिगेंड की तरफ से लोन पेयर मिल रहे हैं तो वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, उसकी वजह से उसके पास दो सेट बन जाएंगे ऑर्बिटल्स के, एक बनेगा T2Z और एक बनेगा EG सेट्स। ठीक है। वो लिगेंड की वजह से बनेंगे और वो जो उनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा, डिफरेंसेस होगा, उसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। और लास्ट है द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी CFSE। the magnitude of CFSE depends on the nature and number of ligands and also depend upon the geometry of the complexes। मतलब बोल रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स स्टेबल कब होगा, जब
जब हम ये कह सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी का कितना है, या नंबर ऑफ, या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड इस पे भी डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं और लिगेंड्स का नेचर कैसा है, और हमारे पास कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री कैसी है। ये सब बातें हम कंसिडर करते हैं। ये हमारे पास जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग ये 8 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको डिस्क्राइब किए हैं। आगे हम इसका जो भी मटेरियल है कल पढ़ लेंगे। कल हमारा 9th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे।